नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली चाइना से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को रिलीज करना बंद कर दिया है। यहाँ पर इसके लिए आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना स्टॉप्स पब्लिशिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अमिड स्लम। तो चाइना ने इस महीने से अपने यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को पब्लिश करना बंद कर दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है और इसकी वजह से चाइना के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चाइना में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो चाइना से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाइना में इस समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। तो हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चाइना ने अपने यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को रिलीज करने से क्यों मना कर दिया है, इन्वेस्टर्स चाइना से क्यों भाग रहे हैं, चाइना में ये किस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में बताना है कि जो फिलिप्स कर्व है वह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं टैक्स रेट एंड एम्प्लॉयमेंट, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम एंड इक्वेलिटी और लास्ट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से किससे फिलिप्स कर्व संबंधित है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता है कि जब चाइना से कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तब चाइना ने इसको पूरी दुनिया से छुपाया था और अपने देश से लोगों को बाहर जाने दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि पूरी दुनिया में कोविड-19 फैल गया और पूरी दुनिया को एक महामारी का सामना करना पड़ा। और यही समस्या फिर उत्पन्न हुई है जब चाइना में इकोनॉमिक डेटा पे सेंसरशिप लगाया जा रहा है। चाइना में जो स्थिति बनी हुई है उसको छुपाया जा रहा है, चाइनीज सरकार उसको छुपा रही है और यह दुनिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यदि उसमें कुछ भी समस्या आती है तो ये पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा है कि चाइना में यदि ये समस्या और डीपेन होती है और ज्यादा बढ़ती है तो ये एक पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में सामने आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से चाइना की इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई है और आप सबको पता है कि चाइना में कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत सबसे पहले बताया जा रहा है चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर से हुई है, जहां पे चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां बहुत तेजी से डिफॉल्ट कर रही हैं। वो बैंक से जो लोन ली हैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है ये पूरे चीन में एक साइकिल की तरह चलता जा रहा है। तो सबसे पहले आप चाइना के रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझिए। जो चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर है वो चाइना की जीडीपी में 30% का अकेले ही योगदान देता है। तो आप समझिए कि जब इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या आएगी तो यह पूरे चाइना को प्रभावित करेगा और हुआ ही ऐसा ही है। चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है। चाइना का जो टियर 1 शहर है वहां पर जो बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स हैं, उनको लोग खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। और जो चाइना के टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं वहां पर जो अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको लोग इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ते हो चुके हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जिन भी लोगों ने खरीदा हुआ है वो उसकी ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि उन्होंने जिस दर पे इस बिल्डिंग को या अपार्टमेंट को खरीदा था अब उसकी प्राइस उससे कम कीमत पर हो चुकी है। तो चाइना में लोग ईएमआई को पे करने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने जिस कीमत पे एक अपार्टमेंट खरीदा था और यदि कुछ साल बाद उसकी कीमत घट जाएगी तो उसका हमारे लिए क्या महत्व रह जाएगा। और आप सबने ये देखा होगा, ये पूरी समस्या पिछले साल से ही चल रही है। चाइना से बहुत सारी वीडियोज और इमेजेस आई थी जिसमें लोग चाइना में विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते थे और ये बताया जा रहा है कि चाइना में लगभग 50 मिलियन ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो बिके ही नहीं है, जो खाली पड़े हैं, एक भूत बंगले की तरफ पड़े हुए हैं। यानी आप सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो बिक ही नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि इसको बनाने में बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें, पैसे लगे हैं और यदि वो बिकेंगे नहीं तो जो भी कंपनी ने बनाया होगा वो तो घाटे में जाएगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है इनमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइनीज बैंकों से लोन ली होंगी और लोन लेकर के ही इसको बनाया गया है। अब आप सोचिए कि जब इन कंपनियों के पास ही पैसा नहीं आएगा तो ये जो कंपनियां है वो चाइना के बैंक्स को कैसे पेमेंट कर पाएंगी, उनके लोन को कैसे रीपे कर पाएंगी। और हो भी ऐसा ही रहा है, चाइना की ये रियल एस्टेट कंपनियां अपने बैंक्स को पेमेंट नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा चाइना के जो लोग हैं उन्होंने भी ईएमआई को पे करने से मना कर दिया है। तो एक तरीके से चाइना के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। यानी एक सेक्टर में खड़ी हुई समस्या अब चाइना के कई सेक्टर में धीरे धीरे घुस रही है। और अब ये बताया जा रहा है कि चाइना के इस रियल एस्टेट समस्या के बाद चाइना के बैंकिंग सेक्टर पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चाइना की बहुत सारे बैंक डिफॉल्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि बैंक्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा योगदान होता है। जो
जो देश में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, चाहे एमएसएमई हो या बड़ी कंपनियां हो, ये बैंकों से लोन लेती हैं, उसके बाद अपने आप को, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करती हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब जब बैंक्स ही डिफॉल्ट होने के कगार पे पहुंच जाएंगे तो बैंक्स लोन देंगे नहीं। अब जब बैंक्स लोन नहीं देंगे तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगी। तो यही हो रहा है चाइना में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। अब इसका पूरा असर पड़ा है चाइना की यूथ पर, क्योंकि एक तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अब जो चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह चाइना के पूरी जीडीपी का 30% है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो 30% जीडीपी में यदि समस्या आती है चाइना के और वहां पे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस चीन में खड़ा होता है। और जिसकी वजह से जो ये पूरा एक साइकिल की तरह ये इकोनॉमिक क्राइसिस जा रहा है, तो ये पूरे चाइना में एक अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है और चाइना में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे रहा है। और देखिए इसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और यदि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में कुछ भी समस्या आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिल सकता है। और यदि चाइना एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा। दुनिया के कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस में भी जा सकते हैं और इसको लेकर के पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। यहाँ पर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, बाइडेन डिस्क्राइब्स चाइना एज ए टाइम बम ओवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को एक टाइम बम के रूप में डिस्क्राइब किया है, जो चीन में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसको लेकर के। उनका कहना है कि चाइना में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर सकती है। और हो भी ऐसा ही रहा है। चाइना से जो रिसेंट में न्यूज आई है कि चाइना ने अपने यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को रिलीज करना बंद कर दिया है, उसका कारण यह है कि इस समय फिलहाल चाइना के हिसाब से चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% को भी क्रॉस कर गई है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है ये जो 16 से 24 वर्ष के लोगों के बीच की बताया जा रहा है और ये इस समय चीन में बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और खास बात यह है कि चाइना की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो इसका कारण बताया है कि ये डेटा को पब्लिश करना क्यों बंद किया है, तो उनका कहना है कि हमने ये जो डेटा पब्लिश करना बंद किया है इसके पीछे कारण यह है कि हम अपने मेथड को एनालाइज कर रहे हैं कि हम किस तरीके से और अच्छे से डेटा को पब्लिश कर सकते हैं। हमारा जो मेथड है हमें लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहाना बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से। और ये जो मैंने बताया आपको कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा हो चुका है, तो ये चाइना की गवर्नमेंट की डेटा है। और आप सबको पता है कि चाइना की गवर्नमेंट इस तरीके के डेटा को छुपाने में बहुत ज्यादा आगे है। और ऐसा ही हुआ था कोविड-19 के समय, जब चाइना में बहुत ज्यादा मात्रा में डेथ हो रहे थे तो चाइना की गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश करना बंद कर दिया था, क्योंकि इसको लेकर के चाइना के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे और वह चाइना के सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इस समय भी ठीक ऐसा ही हुआ है। जैसे ही चाइना की पब्लिक को ये पता चला कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, जो कि सरकारी आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, उसको लेकर के चाइना के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सरकार का विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर के तुरंत ही सरकार ने एक्शन लिया और चाइना में इस डेटा को पब्लिश करने से मना कर दिया। और इसके अलावा चाइना के सोशल मीडिया पर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंटेंट है उसको हटाया जा रहा है। यानी चाइना अपनी जनता से इसको पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है। और खास बात यह है कि चाइना के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित मैगजीन में पिछले महीने ही एक डेटा पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि इस समय चाइना के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 46% के आसपास है या उससे भी ज्यादा हो चुका है। यदि हम देखें जो लोग काम पे नहीं जा रहे हैं या उन्होंने काम करने को प्रेफरेंस नहीं दिया है और वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रह रहे हैं, तो यदि उनको भी काउंट किया जाए तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो चाइना में लगभग 45% को भी क्रॉस कर चुका है। और जैसे ही ये डेटा इस प्रतिष्ठित मैगजीन के द्वारा जारी किया गया था तैसे ही और तुरंत ही चाइनीज सरकार ने इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया। और जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को पब्लिश नहीं करेंगे, तैसे ही ये पूरे चीन के सोशल मीडिया में एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया। वहां पे लोग डिस्कस करने लग गए कि ये जो चीन की सरकार द्वारा किया जा रहा है इससे ये मतलब साफ है कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सरकार द्वारा बताया जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा हाई हो चुका है। और निश्चित तौर से इसका असर चीन की इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इस बात का पता चला कि चाइना इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा हाई हो चुका है और चाइना उसको दबाने का प्रयास कर रहा है, तैसे ही चाइनीज स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा बिकावली होने लगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और जो नए फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना में पैसे लगाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना अब एक क्राइसिस में जा रहा है, चाइना की इकोनॉमी एक क्राइसिस में जा रही है, तो वहां पे पैसे लगाना सही नहीं होगा। और यहाँ पर इसके लिए आप निक्की एशिया का आर्टिकल देख सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट
in China falls to lowest level on record. Decoupling and doubts about Beijing's openness spook overseas companies. यानी जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डर है कि चाइना में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि चाइना में इतना ओपननेस नहीं है, चाइना से जानकारी बाहर नहीं आती है, वो डर के मारे चाइना में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। और इन सब चीजों का ओवरऑल इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो चाइना की सरकार ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तय किया था 5%, अब वो बताया जा रहा है कि इस साल वो उतने तक नहीं पहुंच पाएगा। इस साल चाइना का ग्रोथ रेट केवल 3.2% ही रहेगा। और इसके अलावा चाइना का जो एक्सपोर्ट है वह भी डिक्लाइन हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि लगभग 14.5% चाइना का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ही, मैन्युफैक्चरिंग घटी है, इसके साथ ही साथ ग्लोबल डिमांड भी कम हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज से डिमांड कम हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज भी इन्फ्लेशन और रिसेशन का सामना कर रही है, तो इसकी वजह से भी चाइना का एक्सपोर्ट घटा हुआ है। तो निश्चित तौर से इन सब का पूरा असर चाइना की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है। तो अब हम बात करें कि चाइना की इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हमारे देश भारत पर क्या असर होगा। तो देखिए, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर से यदि चाइना के ऊपर कोई भी प्रभाव आता है तो इसका असर हमारे देश भारत पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो प्रभाव होगा भारत पे, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि यदि हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं और भारत की इकोनॉमी एक मजबूत स्थिति में बनी हुई है। तो चाइना के इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का भारत के ऊपर एक शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स चाइना से निकलेंगे वो सीधी सी बात है वो भारत और अन्य देशों में जाएंगे। और चूंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे भारत में तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा भारत में, तो एक तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो और आगे जाएगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा। और चाइना में ये जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो भी निकलेंगी, और वो चाइना से निकल करके भारत, वियतनाम, मलेशिया इस तरीके के देशों में जाएंगी। तो इससे भी लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और यदि हम भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो फिलहाल जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह लगभग 8% के आसपास है। यानी भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले 4 से 5 सालों में हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। चाइना से जो भी कंपनियां निकलेंगी उन्हें भारत की तरफ अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जाए, भारत में बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाए, ताकि यहाँ पर भी लोगों को यानी यूथ को रोजगार मिल सके और हमारे यहाँ चाइना जैसी स्थिति न उत्पन्न हो पाए। और इसके अलावा अगर हम अपने बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे रेटिंग एजेंसियों ने, इंक्लूडिंग फिच रेटिंग एजेंसी ने ये बताया कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसी कोई भी समस्या आती है तो भारत का बैंकिंग सेक्टर, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसको झेल सकता है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से भारत पर उसका कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन वह शॉर्ट टर्म के लिए होगा और लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अब देखना होगा कि क्या चाइना अपने इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को संभाल सकता है या यह प्रॉब्लम चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देगा। तो चाइना की इस इकोनॉमिक क्राइसिस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न ये था कि फिलिप्स कर्व इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। यानी फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। इस फिलिप्स कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को दर्शाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।